उप चेयरमैन का जो मेरा सपना है बनने का, वो जनता अपने सहयोग से पूरा करेगी। सर वादे तो सभी लोग करते हैं कि हम जीतने के बाद कि चुनाव मेरे हाथ में है और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। 15-16 से ही चला आ रहा है। मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, 23-24 ₹300 के हिसाब से 900 रुपए का रसीद काटा जा। अभी हम डुमरांव में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कुमार जो कि उप मुख्य पार्षद डुमरांव से प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या इनका मेन मोटिव क्या है, जो चुनाव में खड़े होने का इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है। तो सबसे पहले जो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि आप राजनीति में आए हैं। जन सेवा। जन सेवा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं विगत 10 सालों से समाज सेवा में रहा हूँ। समाज सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है और उसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, नगर परिषद में आया हूँ, इसलिए कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है नगर परिषद में। और नगर परिषद डुमरांव की हालत जो है पिछले 25 सालों से इतनी बदतर हो गई है, इतनी बदतर कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और मेरा जहाँ तक सोच है कि मेरे जैसे युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। तो नगर परिषद की जो हालात है, उसे सुधारने के लिए और जो नगर परिषद क्षेत्र की जनता है, उन लोगों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को सहज मुहैया कराने के लिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। अच्छा चलिए, जब आप भ्रष्टाचार में बात करें तो किस तरह आप जो भ्रष्टाचार को मुक्त कराएंगे डुमरांव को। ये भ्रष्टाचार मुक्त अब क्या बोलते हैं आपको, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि डुमरांव नगर परिषद की क्या हालात है। अभी स्थिति सेंट्रल नाला की हो, होल्डिंग टैक्स की हो या फिर सड़क जाम की समस्या हो, ठीक है? इस इन सभी समस्याओं को अगर देखें, आप पता करेंगे तो आपको खुद इस बात से अवगत हो जाएँगे कि भ्रष्टाचार क्या है। अभी जैसे आपको बता रहे हैं कि नगर परिषद डुमरांव विस्तारित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 12 गाँव को शामिल किया गया है। इन 12 गाँवों में नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, नवा डेरा, बनकट, मढ़ौरा जैसे कई गाँव हैं। इन गाँवों में अभी तक कर लागू नहीं हुआ है। जैसे कहने का मतलब जो घर-द्वारी टैक्स नगर परिषद को हम देते हैं, अभी तो सर ये कुछ दिन पहले से नगर परिषद में ऐड हुआ है, तो पहले तो पंचायत में ही था। वही बात मैं बता रहा हूँ कि नगर परिषद में अभी फिलहाल ऐड हुआ है, कर लागू नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा नगर परिषद में जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। जबरन टैक्स ये कहा जाए कि जो कूड़ा उठाव के नाम पर एनजीओ को जो दिया गया है, उस नाम पर ₹300 प्रत्येक वर्ष का वसूली किया जा रहा है और 2022 में यह सिस्टम लागू हुआ, विस्तार हुआ है नगर परिषद डुमरांव। तो 2022 में ही विस्तार हुआ है, तो 2024 तक का पैसा अभी तक लिया जा रहा है। 22, 23, 24 ₹300 के हिसाब से 900 रुपए का रसीद काटा जा रहा है। घर-द्वारी टैक्स नहीं काटा जा रहा है, तो ये नाजायज़ है। दूसरी बात है, होल्डिंग टैक्स की जो समस्या है, ये 2015-16 से ही चला आ रहा है। मैं 2017 में चुनाव लड़ा था। उस समय भी होल्डिंग टैक्स की समस्याओं पर हम लोगों ने जम के आवाज़ उठाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2017 के चुनाव में मैं विजयी नहीं हो पाया, उप विजेता के रूप में रह गया, महज़ 7 वोट से मैं पीछे रह गया। फिर भी जनता का आशीर्वाद, जनता का सपोर्ट मेरे साथ जुड़ा रहा। 5 वर्षों तक मैं जनता के बीच रहा, जिसकी वजह से आज मुझे जनसमूह के साथ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और 99% ऐसा उम्मीद जताई जा सकती है कि चुनाव मेरे हाथ में है और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। उप चेयरमैन का जो मेरा सपना है बनने का, वो जनता अपने सहयोग से पूरा करेगी। सर वादे तो सभी लोग करते हैं कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपके जो वादे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जीतने के बाद वो जो आप काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जीतने के बाद हो पाएगा? जी देखिए, वादे अक्सर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हुए हैं। आप देखते होंगे कि हैंडबिल जो लोग बाँट रहे हैं, उसमें बहुत सारे बात लिखे हुए हैं लोग, ये करेंगे, वो करेंगे। माने 15-20 वादे वो लोग लिखे हुए हैं। मैं 100% कहता हूँ कि एक भी वादा कोई पूरा नहीं करेगा। अगर हृदय में, मन में आप ठान लिए हैं कि इस काम को मुझे करना है, जनता के हित में ये काम मुझे करना है, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन वादा करके, कागज़ पे लिख करके किसी को दे दीजिएगा तो आप खुद भूल जाइएगा। मेरा पहला मुद्दा था होल्डिंग टैक्स में बदलाव करना
और कुछ लोग ये लिखे हैं कि होल्डिंग टैक्स जो वर्ग फीट पे लागू हुआ है, उसे रद्द कराया जाएगा, उसे माफ कराया जाएगा। ठीक है? जो 15 साल 10 साल से जिसका बकाया है उसे माफ कराया जाएगा। ये गलत है, ये वादा कभी पूरा नहीं होगा। मेरा वादा है जनता से, मैं एकदम हृदय में रखा हूँ कि अगर मैं उप चेयरमैन बन करके जाता हूँ नगर परिषद में, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि वर्ग फीट पे लागू जो होल्डिंग टैक्स विभाग द्वारा किया गया है, उसमें बदलाव किया जाए और बदलाव के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को यह पता होना चाहिए कि मेरा जमीन कितने स्क्वायर फीट में है और उसका रेट चार्ट के अनुसार कितना पैसा लगना चाहिए, जनता को डिस्प्ले दिखना चाहिए और उसी हिसाब से पैसा लगेगा। यह मेरा सुधार करने का पहला वादा है। दूसरा है, मैं अपने हृदय में रखा हूँ, जनता के बीच रखता हूँ, कहीं मैनिफेस्टो में नहीं दिया हूँ। दूसरा मेरा वादा है कि हर जगह चौक चौराहे पर आप देखते होंगे कि टेम्पो चालक और बस चालकों द्वारा जाम की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अभी तक तो हमारे नगर परिषद डुमरांव में कहीं बाईपास नहीं बना है। फिर भी अगर ऑटो चालकों को उपयुक्त स्थान दे करके ऑटो स्टैंड बना करके दिया जाता, तो यह समस्या कम हो सकती थी। बस चालकों के लिए बस स्टैंड की व्यवस्था दी जाती, तो कम हो सकती है। आज नगर परिषद डुमरांव चाहे तो पुराने बस स्टैंड को, जो उपयुक्त स्थान है, अभी थाना के सामने आप देखेंगे, तो उपयुक्त स्थान था, है, उसे अगर बेहतर बना करके दिया जाए तो हो सकता था। उस जगह को लाइनिंग करके वहाँ पे फुटपाथियों के लिए बेंडिंग जोन बनाने का भी बात हुआ था। अभी तक वो धरातल पर काम नहीं नजर आया। तो वैसे जमीनों को देख करके अगर ऑटो चालकों के लिए उपयुक्त स्थान मुहैया कराया जाए, बस चालकों के लिए उपयुक्त स्थान मुहैया कराया जाए, जहाँ पे स्टैंड बने, तो जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी। निजात तो मिलेगी बाईपास बन जाने से, लेकिन थोड़ी सी निजात मिलेगी, ये समस्या है। सर स्वास्थ्य पे आपका क्या राय होगा? स्वास्थ्य अगर मान लीजिए किसी का सीरियस हो जाते हैं तो उनको सीधे बक्सर लेके जाना पड़ता है। डुमरांव में कोई भी सुविधा नहीं है, ये आप जानते होंगे भली भांति। जी जी जी, अभी मैं उसी लाइन पे आ रहा था कि अगर जनता को ये पता है कि घर द्वारी टैक्स जो हम देते हैं, उसमें 3 चीजें मूल रूप से लिखी होती है, जल कर, स्वास्थ्य कर, शिक्षा कर। ठीक है? और घर दुआरी टैक्स का मतलब होता है कि आपके घर से जो कूड़ा कचरा मल मूत्र निकलता है, उसकी सफाई के व्यवस्था नगर परिषद करती है, उसका हम टैक्स देते हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है शिक्षा कर, जल कर और स्वास्थ्य कर। तो नगर परिषद का काम है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। ठीक है? तो हमारा ये काम है, हम जब नगर परिषद में जाएंगे तो इस पर काम होगा, इस पर जांच कराया जाएगा, ऊंचे पदाधिकारियों से पूछा जाएगा कि शिक्षा कर लिया जाता है तो शिक्षा क्यों नहीं दिया जाता है। आज सरकारी विद्यालयों का हाल ये हुआ है कि बड़े-बड़े घरों के अच्छे घरों के लोग, मतलब जो मान लीजिए कि पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अ, ठीक-ठाक परिवार से जो हैं, वे सरकारी विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते हैं। सरकारी विद्यालयों में वही लोग भेजते हैं जिनको मिड डे मील का खाना बच्चों को चाहिए। सब व्यवस्थाएँ नहीं है सरकारी स्कूल में, इसलिए लोग प्राइवेट का रुख कर रहे हैं। जी, व्यवस्थाएँ तो हैं। सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएँ हैं। कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ हैं? सिर्फ मिड डे मील है। टीचर टाइम पे आते हैं, पढ़ाई टाइम पे होता है, टाइम से बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है। जी, देखिए वही हम बता रहे थे कि व्यवस्थाएँ हैं। हमारा बिहार सरकार, भारत सरकार हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। लेकिन बीच के जो लोग हैं, उसको पहुँचने नहीं देते हैं, गंतव्य स्थान तक पहुँचने नहीं देते हैं। इसको कौन कराएगा? जो लीडर बन के जाता है, जो नेता बन के जाता है या फिर जो जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, उसको कराना होगा। शिक्षा है, अगर टीचरों पे नकेल कसा जाए, हेडमास्टरों पे नकेल कसा जाए, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि शिक्षा मिलेगी। और जो मिड डे मील है, तो मिड डे मील तो अभी फेलियर है, हर जगह से फेलियर है। बुक्स मिलता है, फ्री में मिलता है, ड्रेस मिलता है, तो सुविधाएँ तो मिल रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा है। बस यही है कि निगरानी नहीं है, देख-रेख नहीं है। बिल्डिंगें बना कर के दे दी जाती हैं, लेकिन उस बिल्डिंगों का देख-रेख नहीं होने के कारण लगता है कि 1 साल में ही गिर जाएगा। अगर उसका देख-रेख किया जाए, हर सालों-साल उसका रिपेयरिंग किया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बिल्डिंग कुछ दिन चलेगी। आप कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़े को अगर प्रतिदिन आप धुला करके आयरन करा के पहनिएगा, तो अच्छा लगेगा। एक कपड़े को आप 10 दिन पहनिएगा तो कैसा लगेगा? तो यही हाल है। सरकार तो आपको दिया है, सुविधा दे रहा है, लेकिन
ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पर निगरानी नहीं रखा जाता है, इस कारण गड़बड़ है इसकी से हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी देखिए कुछ दिन पहले माननीय एसडीओ साहब के द्वारा कुछ प्रचारक गाड़ियों को पकड़ा गया था, ठीक है? तो गलत को अगर दंडित कराइएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि गलत करने वाला सतर्क हो जाएगा और गलत नहीं करेगा। तो ये आप जो वादे कर रहे हैं अगर नहीं पूरा कर पाइएगा तो? मैंने अभी तक तो कोई ऐसा वादा नहीं किया मेरे हिसाब से कि जो मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। मैंने सिर्फ़ अपने हिसाब से वही वादा किया कि जो पूरा कर सकता हूँ, मेरा हृदय कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा तो कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या कहा? होल्डिंग टैक्स में बदलाव कराना, जाम की समस्या है तो ऑटो चालक और बस चालकों के लिए उपयुक्त स्थान दिलवाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर व्यवस्थित कराना, तो ये सब काम किया जा सकता है। मैं हूँ या जो भी चेयरमैन, उप चेयरमैन बनकर के पदाधिकारी जाते हैं वहाँ पे, तो पद ग्रहण करने के बाद वो लोग कर सकते हैं, जो भी हो, कर सकते हैं, लेकिन करें तो। मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं गया तो बिल्कुल करूँगा। अगर नहीं किया तो जनता मालिक है, डुमरांव नगर परिषद की जनता, देवी देवता रूपी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी से कहता हूँ कि 19 प्रत्याशी अभी हैं उप चेयरमैन पद पे। अगर सभी प्रत्याशी आपके पास जाते हैं, तो मन में आप 4-5 प्रश्न रखिए, नगर पालिका के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार का, उनसे पूछिए। अगर प्रश्न देने में वो सक्षम होते हैं, तो आप उनको चुनिए। अगर नहीं देते हैं, तो वहीं पे उनको बाइकआउट कीजिए। अच्छा सर, प्रचार-प्रसार में तो बाहर जाते होंगे। शहीद पार्क का नाम भी सुने होंगे। क्या वो पार्क खुला रहता है हमेशा? इस पर कभी विचार किए हैं? जी देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि पहले से चुने गए थे, ये ज़िम्मेवारी उनकी है और हमको खबर मिला है कि प्रतिदिन वो नहीं खुलता है। संडे को शाम को खुलता है, सुबह में खुल सैटरडे को, संडे को खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। होता है, कभी-कभी मॉर्निंग में खुलता है, कभी शाम को खुलता है, मतलब नियमित नहीं खुलता है। अभी आपके छठिया पोखरा पर भी एक बना हुआ है, वो तो हमेशा बंद ही रहता है, उसमें तो कोई जाता भी नहीं है। तो इसकी देख-रेख कौन करेगा? जनप्रतिनिधि की ज़िम्मेवारी है, जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं, उनकी ज़िम्मेवारी है कि देखें। 5 सालों तक जनता का सेवा करते रह गए, लेकिन किसी भी ऑफ़िस में गए, तो ऑफ़िस में हमारा बात नहीं सुना गया, ठीक है? हमारे बात का वेट नहीं दिया गया। कारण क्या है? कि हम जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं गए थे। माननीय कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार जी सिंह नहीं सॉरी, तो उनके पास भी हम कई बार कई प्रश्नों को लेकर के गए हैं, लेकिन उनके ऑफ़िस के गेट पर जा कर के और वापस घूम के आना पड़ा है हमको। क्यों? क्योंकि वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि हम नहीं हैं। अब जिस दिन हम चुन करके जाएँगे तो बात करेंगे। फिर भी अगर मेरा यहाँ पे बात नहीं सुनवाई होता है, तो हम ऊपर जाकर के सुनवाई कराने का काम करते हैं। हम गए हुए थे इसी बात को लेकर के कि जो कहाँ पे गए हुए थे? नॉमिनेशन जो हो रहा था, उसमें नो ड्यूज़ लेना था। तो नो ड्यूज़ के ऊपर कुछ प्रश्न था मेरा, जो कार्यपालक महोदय से मुझे पूछना था। कार्यपालक महोदय जवाब देने से इनकार कर दिए। तो मैं माननीय एसडीओ साहब के पास, कुमार पंकज जी के पास गया। उन्होंने मुझे अच्छे से जवाब दिया, मुझे संतुष्ट किया, मैं आया उस पे काम किया। तो हम ये जानते हैं कि एक जगह मेरा काम नहीं होगा तो दूसरे जगह जाएँगे। चूँकि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो मुझे बात करने के लिए जाना ही पड़ेगा। चाहे वो जिलाधिकारी के कार्यालय हो, चाहे माननीय एसडीओ साहब का कार्यालय हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय हो। जाना होगा तो जाएँगे। बात करने से हिचकेंगे क्यों? अगर बात करने की मेरे में क्षमता नहीं है, तो फिर मैं जनप्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं हूँ। जनता मुझे नहीं चुनेगी और यही जनता को समझना होगा, ये जनता को जानना होगा कि कौन योग्य है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि पूर्व से चुन कर के गए हैं, जो 10 साल, 15 साल, 5 सालों तक रहे हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य नहीं किए हैं। धरने पे बैठे हैं। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति सत्ता पक्ष में हो, प्रतिनिधि चुन करके गया है, सत्ता पक्ष में है, उसे धरने पे बैठने की क्या आवश्यकता है?
कलम की ताकत से लड़े ना। जनता के हित में जो कार्य नहीं हो रहा है, उसके लिए जंग लड़े। धरने पर बैठे हैं और उसका निष्कर्ष नहीं निकला, तो धरने पर बैठे ठीक है, तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भूख हड़ताल भी होता है, तो भूख हड़ताल का जो समस्या को लेकर के हम बैठे हैं, उस समस्या के पक्ष में कुछ तो वादे, कुछ तो बात निकलना चाहिए। पता चला कि धरने पर बैठे हैं और पैसा लिए उठ करके घर चले गए, तो ऐसा थोड़े ना होता है। ऐसा हो चुका है, ये जनता को समझना पड़ेगा। कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी चुने गए हैं जो 5 सालों तक अपने वार्ड में रहे हैं और वार्ड के लोगों का काम नहीं किए हैं। कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, तो यही सुनने को मिला है कि हम तो आपको पहचानते ही नहीं हैं, आपका घर कहाँ है? तो आपका तो शादी हो चुका है, आप लड़की हैं तो, हम आपका कैसे अनुशंसा करें? ऐसे भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, और जो जनप्रतिनिधि काम किए हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। वो दोबारा-तिबारा फिर से जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, जो काम किया है। और जो नहीं किया है, जनता को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। एक अपील हमारा है जनता से। हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे उप मुख्य पार्षद का इंटरव्यू लिया, लेकिन सर जिस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन उस तरह कोई भी बात अभी तक नहीं किया है हमसे। और जनता से हम एक और अपील करना चाहेंगे अपने तरफ से, सर को एक बार मौका दिया जाए। अच्छा सर, एक बार आप भी जनता से अपील कर दीजिए, जो कि डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र की तमाम देवता रूपी जनता से मैं अपील करता हूँ कि सही योग्य प्रत्याशी चुन करके नगर परिषद में भेजने का काम करें। युवा हो तो युवा को भी जांच परख करके भेजें। और मेरा अपील है कि मैं अभी नगर परिषद डुमरांव में उप चेयरमैन का प्रत्याशी हूं, और मेरा चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता क्रम संख्या 2 पर है। इस पर अपना बटन दबा करके और मुझे भारी बहुमत से जिता करके नगर परिषद में भेजने का काम करें, ताकि मैं जनता के हित का लड़ाई लड़ सकूं। जनता के लिए जो आज तक नगर परिषद के द्वारा जो सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं, उन सुविधाओं को मैं मुहैया करा सकूं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बाकी हमारे साथ बात कर रहे थे अमित कुमार जी, जिनका क्रम क्रम संख्या सर? क्रम संख्या 2 है, और चुनाव चिन्ह इनका पीपल का पत्ता है, और थोड़ा पीपल के पत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाकी आप लोगों को क्या समझना है?